स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुभ संध्या। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असद अब्बास साहब, जिनसे हम बात करेंगे अल्जाइमर बीमारी की। अगर आपको भूलने की समस्या आ रही है तो हो सकता है आपको अल्जाइमर हो, पर विस्तार से हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अल्जाइमर आप सभी लोग जानते हैं, नाम जरूर सुना होगा, तो ये कौन सी बीमारी है, क्या होती है? इसको आशीष जी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो भूलने की कॉमन समस्या है, और भूलने की समस्याओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रमुख रीजन है वो अल्जाइमर्स डिजीज कहलाता है। ऐसे भूलने के और भी कारण होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, हेड इंजरी होती है, थायराइड के पेशेंट्स में भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल एजिंग में भी भूलने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी भूलने की समस्याएं कॉमनली हम लोग देखते हैं उसमें 60 to 65% केसेस जो होते हैं वो अल्जाइमर्स डिजीज के होते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो अभी तक ये माना जाता है कि जो एल्डरली लोग हैं उनमें होती है, तो क्या ऐसा है? क्योंकि अब जैसे हार्ट अटैक की बात की जाए, स्ट्रोक की बात की जाए, एक उसका आप कोई एज ग्रुप नहीं है, तो क्या इसमें भी कुछ एज ग्रुप का चेंज है? नहीं, जैसे शुरू में हम लोग ये कहते थे कि अल्जाइमर्स का जो रिस्क होता है वो मेनली एज पे डिपेंडेंट होता है, और इसका रिस्क 60 साल की उम्र के बाद हर 5 साल पे दुगना हो जाता है। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ अनुवांशिक या जेनेटिक अल्जाइमर्स भी होती हैं, जिसमें अल्जाइमर्स के सिम्टम्स 4th डिकेड में यानी 40 साल 35 साल की उम्र के पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रमुखता से जेनेटिक अल्जाइमर्स के केसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि एक ये न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीज है, तो ये डीजेनरेशन क्या होता है? डीजेनरेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो ऊपर वाले ने बनाया है वो इलेक्ट्रिक वायर्स से बनाया है, और इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर कवरिंग होती है, इंसुलेशन होता है, वैसी माइलिनेशन होता है ब्रेन में, और ये पूरा एक इलेक्ट्रिक तरंगों की तरह काम करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हायर फंक्शन प्लस हाथ पैर चलाने के फंक्शन। न्यूरो डीजेनरेशन हम ये कहते हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, जेनेटिक कॉजेस की वजह से, एजिंग की वजह से हमारे ये न्यूरॉन डीजेनरेट करने लगते हैं और उसमें प्रोटीन्स की क्वाइलिंग होने लगती है, यानी जो ये कवरिंग है ये क्वाइल बना लेती है। अच्छा। एक प्लाक्स बना लेती है, यानी हार्डनिंग हो जाती है। जो सॉफ्ट चीज जिससे आराम से कंडक्शन हो सकता है वो हार्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्लाक की तरह दिखता है, जिसको हम लोग एमाइलाइड प्लाक कहते हैं टेक्निकली। उसके अलावा इन प्रोटीन्स को, जो इस तरह की हार्डन प्रोटीन होती हैं, इसे हम टाउ प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा। ये ब्रेन में जब डिपॉजिट होती हैं, इनकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, इसीलिए इसको डीजेनरेटिव कहते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हमारे पास पहले से हैं इस प्रक्रिया के कारण उनकी संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, अभी आपने भूलने की बीमारी का जिक्र किया, तो डिमेंशिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, डिमेंशिया, तो डिमेंशिया से अल्जाइमर किस तरह भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि डिमेंशिया एक जनरल टर्म है, भूलने की कोई भी समस्या डिमेंशिया कहलाएगी, और अल्जाइमर डिमेंशिया का एक प्रमुख कारण है। तो डिमेंशिया के अंदर तो सारी भूलने की समस्याएं आ जाएंगी, अल्जाइमर एक स्पेसिफिक बीमारी है जी। अब इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में लक्षण आप इसको इस तरह से अपनी फैमिली में या अपने आसपास के लोगों में इस तरह से देख सकते हैं कि जो पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है वो नॉर्मली इमीडिएट रिकॉल में लोगों के नाम याद रखने में प्रॉब्लम होने लगती है। जो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कोई चाय कॉफी ये आराम से बना सकता है, उसके स्टेप्स में कंफ्यूजन होने लगता है उसको, यानी वो टास्क जो नॉर्मली एक आदमी पहले बेहतर तरीके से कर सकता था अब वो नहीं कर पा रहा है। ये अर्ली साइंस होते हैं, लोगों के नाम मिस कर रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नॉर्मल एजिंग में भी ये चीजें संभव हैं एज के साथ, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल एजिंग में अगर नाम मिस होता है वो थोड़ी देर में रिकॉल हो जाता है या थोड़े क्यूज से रिकॉल हो जाता है। जहां हम अल्जाइमर्स की बात करते हैं वहां पे फिर वो रिकॉल नहीं होता, मतलब उसको दिमाग पे, जिसको आप कहेंगे जोर डालने पे भी, तब भी वो उसको दोबारा से नहीं। तो नेमिंग डिफिकल्टी, वो टास्क जो पहले आराम से परफॉर्म कर रहा हो, वो रास्ते, घर से बाहर निकले जो रूटीन का रास्ता है उन रास्तों को मिस करना शुरू कर दे, ये अर्ली साइंस होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या और भी कुछ कारण है? कोई हेड इंजरी हो गई हो, वो आगे चलकर अल्जाइमर में तब्दील हो जाए या इस तरह? अल्जाइमर के रिस्क फैक्टर में एक तो जेनेटिक कॉज सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दूसरा ये माना जाता है कि जो लोग कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, इसीलिए एक ये कहावत कही जाती है कि जो भी आपके हार्ट के लिए अच्छी चीज है वही आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी चीज है। तो ये कनेक्शन है, जिनको कार्डियक डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, हाई लिपिड्स, हाई एलडीएल, इसका बहुत ज्यादा रोल है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है उनमें अल्जाइमर्स के लक्षण आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। प्रीवियस हेड इंजरी की अगर हिस्ट्री है उनमें अल्जाइमर्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो लोग अकेले रहते हैं, जिनका कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये भी देखा जाता है कि आइसोलेशन में रहने वाले लोगों में अल्जाइमर्स ज्यादा होती है। उन लोगों में जो अपने मेंटल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, यानी बहुत सीडेंटरी लाइफ बिताते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, उनमें इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं जो अल्जाइमर्स के। डॉक्टर साहब, जो
जो आपने लक्षण बताए इस तरह का रिप्रेजेंट करता है कोई पेशेंट और आपके पास आता है, तो आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, क्या जांचें उसको बताते हैं? अगर अल्जाइमर्स के लिए हम लोग देखें तो पिछले 2-3 सालों में बहुत इसके ट्रीटमेंट में प्रगति हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो अब क्या है, जितनी जल्दी आप अल्जाइमर्स को डायग्नोज कर लेंगे उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। और अब कुछ ट्रीटमेंट इम्यूनो मॉड्यूलेशन के तौर पे जो मैंने अभी बात की है माइलाइड प्लाक की, यानी जो मेनली न्यूरो डिजेनरेशन का इंडिकेशन है या टॉप प्रोटीन्स, हाँ, जो क्लम्प्स बन जा रही हैं, इनके अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपीज भी अवेलेबल हो गई हैं जो इम्यूनोथेरेपी कहलाती है ड्रग्स की फॉर्म में। दे आर वेरी इफेक्टिव अगर अर्ली स्टेज में उनको शुरू किया जाए। तो इसलिए अब अल्जाइमर को अर्ली डिटेक्ट करना और इंपॉर्टेंट है। करना क्या होता है, जब भी कोई आपकी फैमिली में या कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो भूल रहा है, जब हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले एक प्रोटोकॉल ये फॉलो करते हैं कि पहले तो उसको हम क्लिनिक बेस्ड उसके मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ स्केल्स होती हैं जिससे ये असेस करते हैं कि एक्चुअली उसको डिमेंशिया या भूलने की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, भूलने की प्रॉब्लम है उसको अल्जाइमर ही है या कोई और कारण है, इसके लिए उसकी हम न्यूरो इमेजिंग कराते हैं, ब्रेन का एमआरआई कराते हैं, विटामिन्स के टेस्ट कराते हैं, थायराइड का टेस्ट कराते हैं, रूटीन टेस्ट कराते हैं। प्लस कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्ट हैं जो अर्ली अल्जाइमर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे ApoE4 जीन्स हैं, कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, इनका टेस्ट जरूर कराते हैं जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर में हेल्प करते हैं। जितना आप जल्दी करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल जो युवाओं की बात होती है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो भी हैं उनको, तो क्या युवाओं में भी कुछ आप इधर देख रहे हैं कि कुछ बढ़ा है? हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे जो जेनेटिक फैक्टर्स की भी हम लोग बात करते हैं, ये 100% नहीं है कि जिसको भी ApoE4 अगर जीन्स है तो उसको अल्जाइमर जरूर होगी। इट मींस इट इज मॉडिफाइबल। यही इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके साथ हमें रिस्क भी है। तो अब अगर युवाओं में यंग एज पे जिनमें ये नहीं भी है ApoE4, उनमें भी हमें अल्जाइमर्स के लक्षण देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ जो और मैंने कारण बताए, टॉक्सिन्स की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, ब्रेन को कम यूज करने की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक स्टडी ये भी कहती है अल्जाइमर्स के बारे में कि जो लोग गार्डनिंग करते हैं, यानी कोई ना कोई हॉबी करते हैं और हर एज पे कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं, जैसे महिलाएं हैं, बुनाई, सिलाई, इस तरह की चीजें, पुरुष हैं तो वो कुछ ना कुछ ड्राइविंग नहीं जानते हैं, ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी 40 साल की एज पे, गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। ये आउटडोर एक्टिविटीज अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करती हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग बिल्कुल एक स्पेसिफिक लाइफ जी रहे हैं, उनके अंदर ये रिस्क बहुत हाई रहता है। डॉक्टर साहब, जब पता चलता है तो जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनको उस पेशेंट के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, मान लीजिए भूलने की है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको ये समझते हैं कि बड़ा केयरलेस है, भूल जाता है, तो क्या सही व्यवहार होना चाहिए? सबसे पहले फैमिली की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केयर गिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट तो सफरर है और जैसे जैसे उसका डिमेंशिया की स्टेज बढ़ेगी, क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, हम सिर्फ उसके प्रोग्रेशन को रोकने का प्रयास करते हैं या अर्ली डिटेक्शन है तो खत्म नहीं कर सकते। तो फैमिली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमीडिएट केयर गिवर है उसको ये समझना होगा कि ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और जितना हम सोशल सपोर्ट देंगे, जितना हम उस पेशेंट के साथ रहेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसको याद दिलाने की कोशिश करेंगे, उसको दूसरे तरीके बताएंगे कि नोट्स बना लो, चीजों को दोबारा लिख लो, एक बार दोहरा लो, रिपीट कर लो। तो ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फैमिली एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स के लिए, किसी भी दवा से ज्यादा। डॉक्टर साहब, आपने खुद ही दवा की बात की, तो कोई भी बीमारी है तो जब इलाज की बात आती है तो अल्जाइमर के लिए क्या इलाज मौजूद है आज के समय में? मैंने आपसे कहा अर्ली डिटेक्शन अगर होता है तो जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो इन प्लाक्स के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि जो ये प्रोटीन, टाउ प्रोटीन और एमाइलाइड प्लाक्स जो ब्रेन में बन रहे हैं, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हम इसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे पूरे ब्रेन को डिजेनरेट करता है। तो अब इम्यूनो मॉड्यूलेटेड थेरेपी जो होती है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन थेरेपी, वो टारगेटेड होती है इस एमाइलाइड प्लाक्स को रोकने के लिए। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है इन अर्ली अल्जाइमर। अब इसके बाद अगर लेट अल्जाइमर्स है, जिसको हम लोग मॉडरेट या सीवियर डिजीज कहते हैं, यानी जहां बीमारी बढ़ चुकी है, ऑलरेडी ब्रेन में एमाइलाइड प्लाक आ चुके हैं, तो फिर सिम्प्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें भी कुछ दवाएं अच्छी अवेलेबल हैं, डोनापेजिल अवेलेबल है, मिमेंटीन अवेलेबल है, इस तरह की दवाएं अवेलेबल हैं जो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को रोकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम इमेजिंग की बात करते हैं, बहुत शानदार इमेजिंग की तकनीकें हैं हमारे पास ब्रेन की, तो जब MRI या बाकी और इमेजिंग होती है तो आपने बताया था कि माइग्रेन पकड़ में नहीं आता,
तो क्या अल्जाइमर या इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, जो डिफॉर्मिटी है ब्रेन में, वो क्या पकड़ में आ सकती है? बिल्कुल पकड़ में आ सकती है। देखिए एमआरआई के अलावा इसमें पेट स्कैन का बहुत रोल है, स्पेसिफिक पेट स्कैन का, जिसमें ब्रेन की मेटाबॉलिज्म को असेस किया जाता है। हाँ। यानी ये देखा जाता है कि ब्रेन हमारा डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। जैसे एक इमेजिंग तो होती है जो सिर्फ पिक्चर दिखा रही है, हाँ। नॉर्मल एमआरआई, एक वो है जो ब्रेन का फंक्शन दिखा रही है, फंक्शनल इमेजिंग बोलते हैं। तो फंक्शनल इमेजिंग में हम ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के फंक्शन की मैपिंग करते हैं। उस मैपिंग से हमें पता चलता है कि ब्रेन के किस किस एरिया में हाइपोमेटाबॉलिज्म, यानी ब्रेन के कौन से एरिया कम फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो स्पेसिफिकली वो एरियाज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं अल्जाइमर में, जैसे हिप्पोकैम्पस का एरिया है, मेमोरी से रिलेटेड और एरियाज हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ, ये एमआरआई इमेजिंग जो है ये सजेस्टिव है फॉर अल्जाइमर। अब चलते चलते डॉक्टर साहब, आपका क्या संदेश है केयर गिवर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, युवाओं के लिए वर्तमान परिदृश्य में? देखिए अल्जाइमर्स के लिए बहुत चीजें प्रिवेंटिव है। उसमें एक जैसे मोबाइल का आप यूज देख लीजिए या सोशल मीडिया का। पहले आपको 10, 12, 15 मोबाइल नंबर याद रहते थे, अब अपने घर का भी मोबाइल नंबर नहीं याद रहता है। तो जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं उतना हम अपने ब्रेन को सीडेट करते जा रहे हैं। मैंने कहा अल्जाइमर्स के प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है द मोर यू यूज योर ब्रेन इन यंग एज, यानी युवाओं को अपने दिमाग को जितना एक्टिवली यूज करेंगे वो उतना ही लॉन्ग टर्म तक उनका ब्रेन फंक्शन रहेगा। तो कुछ तरह की हॉबीज बनाना, हर आने वाली उम्र के साथ कुछ नई चीजें सीखना, रूटीन लाइफ को ब्रेक करते रहना, एक्सरसाइज करना, डाइट में प्रिजर्व फूड, जो आपके वो फूड मटेरियल हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है अल्जाइमर्स का। तो फ्रेश खाना ये आपके प्रिजर्व फूड से कहीं बेहतर होता है। और नई हॉबीज को सीखना, नई चीजों को लर्न करना, पजल्स को सॉल्व करना, रिडल्स को सॉल्व करना, ये सारी चीजें। और सोशल सपोर्ट सिस्टम, आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, मोबाइल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मोबाइल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, धरातल पर रहना चाहिए। अपने मस्तिष्क को जितना हम यूज करेंगे, जैसे कि जिम जाते हैं और हम अपनी बॉडी, इट इज जस्ट लाइक एक्सरसाइजिंग योर बॉडी, यू हैव टू एक्सरसाइज योर ब्रेन। आपको अपने दिमाग का भी व्यायाम करना है जी। तो ब्रेन एक्सरसाइज जरूर करना है अगर इससे हमें दूर रहना है और इसके प्रोग्रेशन को कम करना है। जो पहले लोग बुझाते थे रिडल्स एंड पजल्स बच्चों की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुडोकू निकलते थे, सुडोकू, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और एक नए विषय अल्जाइमर पर बात की। निश्चित तौर पर हमारे श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।